हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक बेहद ही खौफनाक डरावनी कहानी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी घटना घटी हो जिसे आप मुझे बताना चाहते हो तो अपनी स्टोरी स्क्रीन पर दिख रही इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज करके बता सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। चुड़ैल। चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है ये चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है, ये उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाए। वो तो उस अलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों के चड़चड़ाने की आवाज हमारे कानों को चीरते हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और यह रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहां क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे पर थी, बिल्कुल सुनसान अनजानी सी। हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर हम यहाँ कैसे पहुंचे? हुआ यूं कि मैं और मेरे दो दोस्त हरीश और गुलमोहर को हम प्यार से गुल्लू कहकर पुकारते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20-30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, आ चला अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है? चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे, देखा इंजन गर्म हो चुका है, बोनट से धुआं बाहर आ रहा है। हरीश ने कहा, रुको मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो ठंडी करो गाड़ी को। हरीश की आवाज बैठी हुई और भर्राई सी थी। यह उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तब से उसकी आवाज बैठी हुई भर्राई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज सुनकर गुल्लू कुछ कांप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरे नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल खत्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल से हम मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे यार पहुंच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। पूस की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बढ़ गया। मैंने पूछा, गुल्लू कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है वहां से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू हंसने लगा, बोला,
अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है, हरीश है ना हमारे साथ। इसकी आवाज़ से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मारकर रुक गई। गुल्लू बोला, अब क्या हुआ, चलाना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है, पेट्रोल खत्म। ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना गाड़ी में, ऐसे ही ले आया होगा। हरीश अपनी बैठी हुई भर्राई सी आवाज में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसी ही ले आया। अब उतरो नीचे, धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है। वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक गाड़ी निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर बड़ा चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ आ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया था। भगवान की तस्वीरें रख दी थी, शायद तभी तो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। वहीं पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे, शायद वहां की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हो। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी और एक बात और, काफी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफी दूर आ चुके थे, लगभग 4-5 किलोमीटर। धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी, पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर अलाव जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफी हो चुकी थी, करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठा की और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वही थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई दीवार थी, उसका दरवाजा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिख नहीं रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना जरा। गुल्लू वहां की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना ना ब। अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी हुई धूल, कुछ समझ नहीं आ रहा, गुल्लू बोला। और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी, ठंड का आभास खत्म हो चुका था।
हमने काफी लकड़ियां जोड़ ली थी जलाने के लिए। इससे आग काफी तेज थी। हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछता हूँ। चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम्हें से कोई क्या होती है ये चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ, तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ प्रकट हो जाएगी? डर तो अब तुम रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में। मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भर्राती हुई डरावनी सी आवाज में लगा सुनाने चुड़ैल की किस्से। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता, ये चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती है, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे से बिखरे हुए, ठोडी नुकीली लंबी सी होती है, चेहरे पर झुर्रियां छाई रहती है। यह कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी। यह किसी की भी आवाज निकालकर तुम्हें बहला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती है। तुम्हारे किसी चाहते की आवाज इस तरह निकालकर पुकारती है कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो और तुम झट से दरवाजा खोल दोगे, और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती है और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती है। इतने में गुल्लू बोला कि डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है। तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज है? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसे बताया कि मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया गया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी तुमने, क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले ही मरी हुई है। तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता? मैंने पूछा। गुल्लू बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के नीचे दफना दे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर हरीश ने अपने बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा, नालेबा का। दादी माँ ऐसा बताती थी। तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या भला है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा, कहकर मैंने कहा, सुनाओ सुनाओ। गुल्लू बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और मेरी कहानी तो उसके उलट है, एकदम उलट। वो कैसे? मैंने पूछा। हरीश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले की आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्सों को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद
कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था, नालेबा मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दों को दो हिस्से में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उसके सभी वस्त्र, खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भ अवस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है। ये मैंने बताया था अभी। बस इसलिए इनके खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए। यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी, इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चल जाए। और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। हरीश बोला, एक साथ इतने प्रश्न सबका जवाब देता हूँ। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहां भेड़ बकरियां बांध कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती क्या? हरीश बोला, हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती है, इसलिए वो रात में ही बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई कि ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा, फिर क्या जरूरत आ गई? गुल्लू ने पूछा। इस पर हरीश का जवाब था कि गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही है गांव। बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से वहां रुके नहीं, ये लिखना जरूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? मैंने उत्सुकतावश पूछा। हरीश ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है ये किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती है, कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती है? गुल्लू ने हरीश को बीच में रोकते हुए पूछा। हरीश कुछ कहता, मैं तपाक से बोला, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं, बहुत ज़्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने हरीश को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? वो सामान्य जन के लिए था जो चुड़ैल नहीं होती थी, उनको वहां दफनाया जाता था, हरीश बोला। गुल्लू बोला, वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? हरीश बोला, सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपने भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता था तो वो खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती जब तक वो मिल ना जाता। कुछ खाती पीती भी नहीं थी, पूरा दिन घर में काम करती थी। शाम को अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेली ही सारा काम करती थी, फिर भी उसके घर वाले उसे ताना मारा करते थे। वो कुछ ना कहती थी, चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती थी। वह बहुत परेशान थी। भोली ही एकमात्र सहारा थी उसका, उसी से अपने सुख दुख की बातें करती थी। एक दिन वो जंगल से अपने भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी। शाम का समय था, सूरज छिप चुका था। भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों में से कूदकर भाग गई। वो भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई। वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नजर नालेबा पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी
और आप इस कहानी का अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी हिंदी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लें। मैं विशाल मिलता हूँ आपसे इसी कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।